नमस्कार। आज हम भारत की आज़ादी की लड़ाई के एक ऐसे चैप्टर की बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ये वो दौर था जब क्रांति की आग देश की सीमाओं को पार करके पूरी दुनिया में फैल गई थी। तो चलिए 1907 से 1917 के उस दौर को समझते हैं जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को एक बिल्कुल नई ग्लोबल दिशा दी। अच्छा, अगर इस दौर की भावना को समझना है ना, तो बाल गंगाधर तिलक का ये कोटेशन बिल्कुल परफेक्ट है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल विद्रोह नहीं था, बल्कि ये एक वैचारिक क्रांति थी। क्रांतिकारियों ने अब अपने संघर्ष को ब्रिटिश कानूनों से ऊपर उठकर देखना शुरू कर दिया था। उनकी प्रेरणा थी गीता, जहाँ कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। तो इस क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी पहली चिंगारी भड़की पंजाब में, और वजहें बिल्कुल सीधी और साफ थीं। सोचिए, बढ़ते हुए लगान, सिंचाई पर नए नए टैक्स और ऊपर से बार बार पड़ने वाले अकाल, इन सब ने किसानों की कमर ही तोड़ दी थी। उनका सब्र अब जवाब दे चुका था और गुस्सा उबाल मार रहा था। इस आग को हवा देने वाले कई बड़े चेहरे थे। लाला लाजपत राय अपने अखबार पंजाबी के जरिए आत्मनिर्भरता का मैसेज फैला रहे थे। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, अंजुमन मोहिज़बान वतन, जिसका सीधा सा मतलब था वतन से प्यार करने वालों का संगठन। इसके जरिए वो किसानों को एक साथ ला रहे थे। और फिर रासबिहारी बोस जैसे दूर की सोचने वाले नेता भी थे, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को एक क्रांतिकारी मोड़ दिया। अब ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को बड़ी बेरहमी से कुचलने की कोशिश की। मई 1907 में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को गिरफ्तार करके देश से ही निकाल दिया। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। ये आग बुझने की जगह और ज्यादा भड़क गई और इस बार भारत की सीमाओं के पार फैलने पर मजबूर हो गई। और बस यहीं से कहानी में एक नया और बहुत ही रोमांचक मोड़ आता है। जब भारत में रहकर संघर्ष करना मुश्किल हो गया, तो इन क्रांतिकारियों ने अपनी लड़ाई को दुनिया के मंच पर ले जाने का फैसला किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने विदेश का ही रास्ता क्यों चुना? ऐसा वहां क्या था जो उन्हें भारत में नहीं मिल रहा था? देखिए, इसका जवाब उनकी सोची समझी स्ट्रैटेजी में है। विदेश में उन्हें 3 बड़ी चीजें मिल रही थीं। पहली, ब्रिटिश पुलिस से सुरक्षा। दूसरी, बिना किसी रोक टोक के क्रांतिकारी लिटरेचर छापने की आज़ादी। और सबसे जरूरी, अपनी लड़ाई के लिए हथियार हासिल करने का मौका। और ये स्ट्रैटेजी कामयाब भी रही। देखते ही देखते आंदोलन पूरी दुनिया में फैल गया। 1905 में लंदन में बना इंडिया हाउस, जो जल्द ही भारतीय क्रांतिकारियों का एक बड़ा हब बन गया। इसके बाद पेरिस, जिनेवा और बर्लिन में भी मैडम कामा जैसे नेताओं ने ऐसे ही सेंटर्स खोल दिए। अरे यहाँ तक कि काबुल में एक अस्थायी भारतीय सरकार बनाने की भी हिम्मत भरी कोशिश की गई। इन सभी विदेशी ग्रुप्स में जो सबसे मजबूत और ऑर्गेनाइज थी, वो थी गदर पार्टी। उनका मकसद कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, बल्कि एक साथ पूरी दुनिया में ब्रिटिश राज पर हमला करना था। गदर पार्टी का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था और इसकी जान थी इसका हफ्ते का अखबार द गदर। इसके ज्यादातर सदस्य पंजाब के वो किसान और पुराने सैनिक थे, जो बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका और कनाडा तो चले गए थे, लेकिन उनका दिल हमेशा हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए ही धड़कता था। उनका प्लान बहुत बड़ा और हिम्मत वाला था। वो सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि हर ब्रिटिश कॉलोनी में एक साथ विद्रोह की आग जलाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने से लेकर विदेशों में तैनात भारतीय सैनिकों को अपनी तरफ करने और हथियार जमा करने तक की पूरी तैयारी कर रखी थी। और फिर 1914 में हुई कोमागाटा मारू की घटना। एक जहाज जिसमें 376 भारतीय यात्री थे, उसे कनाडा की सरकार ने नस्लीय भेदभाव की वजह से उतरने ही नहीं दिया। जब वो जहाज महीनों बाद भूखा प्यासा कलकत्ता लौटा, तो ब्रिटिश पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी। कई बेगुनाह लोग मारे गए। इस एक घटना ने दुनिया भर में बसे भारतीयों के मन में गुस्से की आग लगा दी और गदर पार्टी की विद्रोह की योजना को और भी हवा मिल गई। अब कहानी अपने सबसे अहम और दुखद मोड़ पर पहुंचती है। गदर पार्टी ने अपनी इस बड़ी ग्लोबल योजना को भारत की जमीन पर उतारने का फैसला कर लिया था। तारीख तय हुई 21 फरवरी 1915। प्लान ये था कि इस दिन फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी की सैनिक छावनियों में तैनात भारतीय सैनिक एक साथ विद्रोह का बिगुल बचा देंगे। सब कुछ तैयार था और हजारों क्रांतिकारी अपनी सांसें थामे हुए थे।
लेकिन बिल्कुल आखिरी पल में एक गद्दार ने पैसों के लालच में आकर ये पूरा प्लान अंग्रेजों को बता दिया। विद्रोह शुरू होने से ठीक पहले ब्रिटिश सरकार ने अचानक धावा बोल दिया और सब कुछ बर्बाद हो गया। इसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। अंग्रेजों ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का इस्तेमाल करके हजारों लोगों को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया। विद्रोही रेजिमेंटों को भंग कर दिया गया। स्पेशल अदालतें बनाई गईं जहां 45 क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया और सैकड़ों को काला पानी की सजा दी गई। सिर्फ रास बिहारी बोस ही किसी तरह भेष बदलकर जापान भागने में कामयाब हो पाए। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। बंगाल में क्रांति की आग कैसे लगातार फैल रही थी, ये साफ दिखता है। हर घटना पहले से ज्यादा बड़ी, पहले से ज्यादा साहसी थी। 1902 में अनुशीलन समिति बनने से लेकर 1915 के जर्मन प्लॉट तक हर कदम एक एस्केलेशन था। लेकिन देखिए, इस रास्ते पर दुखद गलतियां भी हुईं, जैसे 1908 की मुजफ्फरपुर बमबारी। यहां प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का निशाना था एक क्रूर जज किंग्सफोर्ड। लेकिन गलती से उनका बम एक ऐसी बग्गी पर जा गिरा जिसमें 2 बेकसूर ब्रिटिश महिलाएं थीं और उनकी जान चली गई। एक दुखद भूल। इसी घटना के बाद चला मशहूर अलीपुर षड्यंत्र केस। यहां इस टेबल में देखिए, अरबिंदो घोष तो सबूतों की कमी की वजह से बरी हो गए, लेकिन उनके भाई बारेंद्र घोष, जो इस साजिश के लीडर माने गए, और बम बनाने वाले उल्लासकर दत्त, इन दोनों को मौत की सजा हुई, जो बाद में उम्र कैद में बदल दी गई। और एक बात और, गद्दारी की सजा मौत थी। जो सरकारी गवाह बना, नरेंद्र गोसाई, उसे जेल के अंदर ही उसके साथियों ने गोली मार दी। इन सारी कोशिशों में शायद सबसे बड़ी और सबसे साहसी योजना थी जर्मन प्लॉट, और इसे लीड कर रहे थे महान क्रांतिकारी जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, जिन्हें हम सब बाघा जतिन के नाम से जानते हैं। प्लान बहुत बड़ा था। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जर्मनी से हथियार मंगवाना और पूरे भारत में एक साथ सशस्त्र विद्रोह कर देना। लेकिन अफसोस, एक गद्दार की वजह से ये पूरा प्लान अधूरा रह गया। बालासोर में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में बाघा जतिन शहीद हो गए। कहते हैं उनके आखिरी शब्द थे, हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये इन क्रांतिकारियों के जज्बे की, उनकी आत्मा की आवाज थी। अब बंगाल तो इसका मेन सेंटर था ही, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये आग सिर्फ बंगाल तक ही सीमित थी। ये चिंगारियां देश के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच रही थीं, खास तौर पर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तो बल्कि इसकी जड़ें और भी पुरानी थी। 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी किसान दल बनाया था। फिर 1897 में आए चापेकर बंधु, जिन्होंने पूना के प्लेग कमिश्नर को मारकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था। और बाद में सावरकर बंधुओं के मित्र मेला और फिर अभिनव भारत जैसे सीक्रेट सोसाइटीज ने इस आग को जलाए रखा, जैसा कि नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या से पता चलता है। तो सवाल ये है कि इस पूरे आंदोलन की लेगेसी क्या है, इसकी विरासत क्या है? और ये एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। इसकी कहानी में वीरता भी है और विफलता भी। चलिए इसके इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ तो इसमें कोई शक नहीं कि इन क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी से युवाओं की एक पूरी पीढ़ी को इंस्पायर किया, देशभक्ति की एक नई कहानी लिखी। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी थीं। ये आंदोलन आम जनता को, मासेस को अपने साथ नहीं जोड़ पाया। इसका सोशल बेस भी काफी हद तक अपर कास्ट तक ही सीमित था, और शायद इसीलिए अंग्रेजी हुकूमत आखिरकार इसे कुचलने में कामयाब रही। तो आखिर में हमारे सामने ये सवाल रह जाता है कि ये जो दौर था, ये जो आंदोलन था, क्या ये आज़ादी की लड़ाई के लिए एक ज़रूरी चिंगारी थी, या फिर ये एक दुखद लेकिन वीरता से भरी कहानी थी जिसका अंत पहले से ही तय था? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है, और ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।